अलैंगिक जनन की हम बात कर रहे हैं बेसिकली, अभी आगे चलकर हम बात करेंगे लैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग तरह की विशेषताएं हैं, जैसे पहले ही हम बात कर चुके हैं कि ये सिर्फ एक जनक के द्वारा होता है। यहाँ पर मतलब सिंगल पेरेंट है, इसके मतलब चाहे आप उसे मेल समझ लो या फीमेल समझ लो, कोई भी यहाँ पर स्पेसिफिकेशन नहीं होता है, सिर्फ एक ही जनक है जो आगे जाके एक नई संतति को निर्मित कर सकता है। इसे कायिक प्रजनन भी कहते हैं, मतलब सोमेटिक रिप्रोडक्शन। सोमेटिक रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि शरीर की कोई भी कोशिका आगे चलकर निर्मित हो रही है, यहाँ पर किसी भी तरह की वेल डिफाइंड डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई अंतर नहीं है कि कौन सी कोशिका लैंगिक कोशिका है और कौन सी कोशिका कायिक कोशिका। सारी की सारी जो कोशिकाएं हैं वो कायिक कोशिकाएं हैं, इसलिए जो प्रजनन यहाँ पर होता है इसे हम क्या कहते हैं, कायिक प्रजनन कहते हैं। इसके अलावा ऐसे जीव जहां पर प्रजनन होता है लैंगिक कोशिकाओं के द्वारा, उसे क्या कहते हैं हम, लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, संतति अपने जनक के समरूप होती है। जैसे पहले ही बात की है कि सिंगल पेरेंट है, यहां पर किसी भी तरह की वेरिएशंस नहीं आएंगी, मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों के कैरेक्टर मिक्स नहीं हो रहे हैं, इसलिए कोई भी नया कैरेक्टर डेवलप होने के चांसेस नहीं है। लेकिन बहुत छोटा चेंज कभी कभी हो सकता है, जब मतलब वातावरणीय परिस्थितियां ऐसी हों, एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हों, तो इनकी बॉडी में थोड़े एक्सटेंट में चेंज हो सकते हैं जो वेरिएशन का कारण बनते हैं और यहां से इवोल्यूशन होता है। क्योंकि अल्टीमेटली आप देखें तो लाइफ कहां से आई थी, सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू सिंपल ऑर्गेनिजम्स में आई थी और ये फिर आगे जाके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इनने बनाया है। मतलब अलैंगिक प्रजनन से ही लैंगिक प्रजनन का जन्म हुआ है, तो इनमें थोड़ी बहुत वेरिएशन तो आई हैं। तो जैसा यहां पर बात चल रही है कि युग्मक संलयन यहां पर नहीं होता है। युग्मक संलयन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन या जिसे हम सिनगेमी भी कहते हैं। युग्मक यहां पर बनते ही नहीं है, तो संलयन होने की कोई यहां पर जरूरत ही नहीं है या मतलब कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहां पर किसी भी तरह के युग्मक फॉर्म नहीं होते हैं। युग्मक क्या है, लैंगिक कोशिकाएं जो आगे जाके लैंगिक प्रजनन कर सकती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, अलैंगिक प्रजनन बहुत सारे तरह के होते हैं, बहुत सारे इसके टाइप होते हैं, तो इन्हीं सभी विधियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो आप देख रहे हैं विखंडन, मतलब फिजन, किसी भी चीज का दो हिस्सों में टूट जाना क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। दो या दो से ज्यादा हिस्सों में टूटना विखंडन कहलाता है। फिर मुकुलन है, मतलब बडिंग, जब बॉडी से एक छोटी बड निर्मित होती है, या वही वृद्धि या अति वृद्धि जब निर्मित होकर एक नए जीव को का निर्माण करती है या आविष्कार करती है, तब उसे हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। बीजाणु निर्माण, छोटी छोटी सी वृत्ताकार या गोलीय संरचनाएं हैं जो जीव के अंदर निर्मित होती हैं और सही परिस्थितियां आने पर एक नए जीव को जन्म दे सकती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें खंडन, फ्रेगमेंटेशन, जब बॉडी बहुत सारे हिस्सों में टूट जाती है और हर एक हिस्सा एक नए जीव को जन्म दे सकता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सबसे लास्ट में, तो ये है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का मतलब है कि शरीर का कोई भी हिस्सा एक नए जीव को जन्म दे सकता है। कायिक प्रवर्धन मतलब बाकी चीजों जैसा ही है, मतलब अलैंगिक प्रजनन को ही दर्शाता है। ये स्पेशली कहां बात की जा रही है, प्लांट्स के केस में। जब पौधों में अलैंगिक प्रजनन होता है तब हम उसे क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, पौधों में अलग अलग भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, तो ये अगर एक नए जीव को निर्मित कर सकते हैं तो ये क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। हम इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे, हर एक के बारे में। सबसे पहला जो है विखंडन, या जैसे हम कहते हैं फिजन। विखंडन का मतलब जैसे ही अभी बताया कि मतलब कोई एक कोशिका है वो दो या दो से ज्यादा हिस्सों में टूट जाती है और वो हर कोशिका एक नए जीव को निर्मित कर सकती है, उसे क्या कहा जाता है, विखंडन कहा जाता है। इसके उलट एक टर्म होता है फ्यूजन, जैसे इसे कहते हैं फिजन, इसके उलट एक टर्म होता है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना और फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना या टूटना। तो जब भी जनक कोशिका एक दो या दो से अधिक हिस्सों में टूटकर नई कोशिकाएं बनाती हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। यहां पर जैसे अगर हम बात करें तो दोनों विधियों के बारे में बात की गई है। सबसे पहला है यहां पर द्विखंडन। द्विखंडन मतलब जब कोई कोशिका टूटकर दो हिस्सों में विभक्त हो जाती है और हर कोशिका एक नया जीव बना सकती है, तब उसे क्या कहा जाता है, द्विखंडन कहा जाता है। इसके बारे में आप लोग बहुत सुन चुके होंगे, जैसे यहाँ पर एक अमीबा का डायग्राम बनाया हुआ है और ये अमीबा आगे जाकर डिवाइड हो जाती है दो हिस्सों में, तो दोनों एक नए जीव की तरह बिहेव करेंगे और आगे जाके डेवलप हो जाएंगे। ये क्या है, विखंडन है, जहां पर
न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक जिसे हम कहते हैं, और कोशिका द्रव्य के विभाजन के द्वारा दो नई कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। यहां पर जैसे बात की गई है अमीबा में अनियमित खंडन, पैरामीशियम अनुप्रस्थ खंडन या यूग्लिना में अनुदैर्ध्य विखंडन। तो क्या होता है ये बात की गई है कि किस तल के अनुसार विभाजन हुआ है कोशिकाओं का। अब जैसे आप अमीबा की बात कर रहे हैं, अनियमित द्विखंडन हमने यहां पे बात की है। तो अगर आप अमीबा को देखोगे, इसमें किसी भी तरह का कोई शेप नहीं है। आप कहो इसको कि वृत्ताकार है या वर्गाकार है, तो किसी भी तरह का शेप आपको देखने नहीं मिलेगा। ये अनियमित आकार का होता है। यहां पर जो आप केंद्रक देख रहे हैं, यहां पर केंद्रक देख रहे हैं, ये केंद्रक विभाजित होता है और आगे चलकर दो नए केंद्रकों का निर्माण करता है, और उसके साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन भी होता है, और हम इसे क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। अनियमित आकार का है अमीबा, इसलिए अनियमित द्विखंडन। फिर इसके बाद पैरामीशियम में अनुप्रस्थ द्विखंडन। अनुप्रस्थ द्विखंडन का मतलब है ट्रांसवर्स बाइफिजन। जैसे ये आप पैरामीशियम की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहां पर ये पैरामीशियम बना हुआ है, प्रोटिस्ट में आता है ये। और जब इसको बीच में से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए ये, तो ये क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ द्विखंडन। या बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब डिवीजन होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, तब हम उसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ द्विखंडन या ट्रांसवर्स फिजन इसे हम कहते हैं। फिर इसके बाद बात आती है यूग्लिना की, और यहां पर कैसा डिवीजन होता है? अनुदैर्ध्य डिवीजन होता है। अभी तक आप देख रहे थे कि इस तरह से डिवीजन हो रहा है, लेकिन यूग्लिना में कैसे होगा? वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग यहां पर डिवीजन होता है और दो नए जीवों का निर्माण होता है। तो डिवीजन के बेसिस पर ये द्विखंडन अलग अलग जो जीव है उनमें अलग अलग तरह से है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें बहुखंडन के बारे में, तो बहुखंडन क्या होता है? जब एक कोशिका विभाजित हो जाती है, जब एक कोशिका विभाजित हो जाती है बहुत सारे हिस्सों में, तब हम उसे क्या कहते हैं? बहुखंडन कहते हैं। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं प्लाज्मोडियम का जो सेल है, प्लाज्मोडियम का ये सेल बना हुआ है, और ये कई सारे हिस्सों में टूट के डिवाइड हो गया है, और इसने हर एक कोशिका से नए जीव को निर्मित किया है। यहां खासियत क्या है? मतलब प्लाज्मोडियम है, जैसे एग्जाम्पल अमीबा है या मोनोसिस्टिस है, इन सभी में बहुखंडन कब होता है? बहुखंडन तब होगा जब वातावरण की परिस्थितियां इनके फेवर में नहीं है। तो ये क्या करेंगे? अपने अंदर न्यूक्लियस को ही डिवाइड करेंगे। एक चीज जो आप यहां पर नोटिस कर सकते हैं वो ये कि सिर्फ यहां पर न्यूक्लियस या केंद्रक का विभाजन हुआ है, कोशिका द्रव्य का कोई विभाजन नहीं हुआ है। तो बहुत सारे केंद्रक निर्मित हो जाते हैं, इनके चारों तरफ एक रक्षात्मक आवरण निर्मित हो जाता है जिसे हम कहते हैं सिस्ट। और जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो ये सिस्ट ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, और सारे के सारे न्यूक्लियस सराउंडिंग्स में फैल जाते हैं, और क्या करते हैं? हर एक केंद्रक से एक नए जीव को निर्मित कर सकते हैं। तो ये है बहुखंडन के बारे में। अब अगर हम बात करें अगली विधि के बारे में, तो विखंडन के बाद कौन सी विधि आती है? विखंडन के बाद हम बात करेंगे मुकुलन के बारे में। मुकुलन मतलब बडिंग। बडिंग का क्या मतलब होता है कि जब किसी बॉडी से एक बहिर्वृद्धि निर्मित होती है, बहिर्वृद्धि या कह सकते हैं आप कि अतिवृद्धि। अतिवृद्धि मतलब जब कोई बॉडी पार्ट एक्स्ट्रा ग्रो कर जाए, एक्स्ट्रा लार्ज हो जाए, जैसे बॉडी से डेवलप होके कोई फोड़ा डेवलप हो जाए, तो वो क्या है? अतिवृद्धि है। इसी तरह से इनकी बॉडीज में क्या होती है? छोटी छोटी सी अतिवृद्धियां निर्मित हो जाती हैं, और वो अपने जनक से पोषण ग्रहण करती हैं, मतलब न्यूट्रिशन गेन करती हैं। वहां से कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, केंद्रक का विभाजन होगा, और वो पूरी तरह से विकास करके एक नए जीव को निर्मित करेंगे। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रा के बारे में, तो ये इसकी बॉडी में नीचे की तरफ छोटी सी बहिर्वृद्धि का विकास हुआ है। अब ये आगे चलकर क्या करेगी? जो भी केंद्रक होगा वो विभाजित होके कहां पहुंचेगा? इसके पास पहुंचेगा, और ये आगे चलकर क्या करेगी? और ज्यादा विकास करेगी, अपने जनक से पूरा पोषण ग्रहण करेगी, और एक नए जीव के तौर पर निर्मित होगी, और आगे चलकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व ग्रहण करेगी। ठीक है, तो ये बात है काय के बारे में? मुकुलन के बारे में। जैसे यहां पर आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, अभी हमने बात की थी हाइड्रा के एग्जाम्पल के बारे में, यहां पर दूसरा एग्जाम्पल है, इसका नाम है, इसे हम कहते हैं ईस्ट। और इसके बाद यहां पर हाइड्रा की बडिंग आप देख पा रहे हैं।
जो यहाँ पर आप कोशिका देख रहे हैं बाहर की तरफ अतिवृद्धि निर्मित हुई है या बड का फॉर्मेशन हुआ है और ये धीरे धीरे डेवलप हुई है। इसके अंदर कोशिका द्रव्य पहुंचा है और केंद्रक विभाजित होकर पहुंचा है। आगे चलकर ये और ज़्यादा विकसित होगी और कई सारी कोशिकाओं को जन्म दे सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रा में, तो हाइड्रा की पहले ही बात कर चुके हैं। छोटी सी बहिर्वृद्धि डेवलप होगी और ये केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन के द्वारा आगे चलकर एक नए जीव को जन्म देगी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें बीजाणु निर्माण के बारे में, जो हमारी तीसरी मेथड है बीजाणु निर्माण या स्पोर फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, तो शरीर के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं विकसित होती हैं, जो मतलब बहुत छोटी होती हैं, जिनका शेप अगर माना जाए तो स्फेरिकल शेप होता है और इनके पास एक नए जीवन को निर्मित करने की सारी परिस्थितियां मौजूद होती हैं। खास तौर पर बीजाणु निर्माण के द्वारा अलैंगिक प्रजनन तब होता है जब परिस्थितियां फेवर में नहीं होती हैं या अनफेवरेबल कंडीशंस या विषम परिस्थितियां होती हैं, तब बीजाणु निर्माण के द्वारा एक नए जीव का निर्माण होता है। अब बीजाणु अलग अलग तरह के हो सकते हैं, संरचना के आधार पर, गति के आधार पर। तो इनको हमने दो भागों में विभाजित किया है, जिनमें से फर्स्ट है चल बीजाणु या जिसे कहते हैं जू स्पोर्स एंड सेकंड है अचल बीजाणु या नॉन मोटाइल स्पोर्स। ये है गति के आधार पर कि कौन सा बीजाणु है जो गति कर सकता है, कौन है जो नहीं कर सकता। जैसे सबसे पहले हम चल बीजाणु के बारे में बात करें या जू स्पोर्स के बारे में बात करें, तो मोस्टली ये कहाँ पाया जाता है, शैवाल या एल्गी में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास और यहाँ पर आप उसका उदाहरण देख सकते हैं। तो इनके पास चलने के लिए कौन से अंग हैं, इसके पास विशिष्ट संरचनाएं हैं जिसे हम कहते हैं फ्लैजिलम। माइक्रोसेल्युलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये बहुत छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह चलने में मदद करती हैं। कुछ जीवों में फ्लैजिला के अलावा सीलिया हो सकते हैं और ये दोनों ही संरचनाएं इन बीजाणुओं को चलने में मदद करती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अचल बीजाणुओं के बारे में, तो ये बीजाणु एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते क्योंकि इनके पास वो अंग ही नहीं है जो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाए, या वो संरचनाएं नहीं हैं। जैसे इनके पास ना फ्लैजिला है ना सीलिया है। तो अब क्या होगा इनके लिए, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाना तो पड़ेगा, तभी जर्मिनेट हो पाएंगे, तभी अंकुरित हो पाएंगे। तो क्या करते हैं, जैसे जो नेचुरल एजेंसी है जैसे हवा है या पानी है, ये इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। अगर हम उदाहरण के बारे में बात करें तो म्यूकर एक उदाहरण है, राइजोपस, जिनमें कोनिडिया नाम की बीजाणु निर्मित होते हैं। जो म्यूकर और राइजोपस हैं ये कहाँ से आते हैं, जो कवक जगत है या जिसे कहा जाता है किंगडम फंजाई, उनके ये सदस्य हैं और वहाँ पर जो संरचनाएं विकसित होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं। ये जो बीजाणु हैं अलग अलग जीवों में इनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। कहीं पर इन्हें जैम्यूल कहा जाता है, कहीं पर इन्हें कोनिडिया कहा जाता है। जैसे अभी हमने फंजाई की बात की तो यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है, कोनिडिया। अगर आप नीचे डायग्राम देखें तो यहाँ पर कोनिडिया देख सकते हैं। सबसे ऊपर की तरफ रो बाई रोज में मतलब फॉर्मेशन हुआ है कोनिडिया का। ये इस तरह से कतारबद्ध संरचना है जो ऊपर की तरफ निर्मित होती जा रही है, एक के ऊपर एक। और ये कहाँ निर्मित होती है, कोनिडियोफोर नामक स्ट्रक्चर पर ये निर्मित होती हैं और ये सारे के सारे नीचे की तरफ जुड़े होते हैं और जमीन से जाकर जुड़ जाते हैं। अब क्या होगा कि जब हवा आएगी, हवा का तेज बहाव आएगा तो इनको परिपक्वन के बाद मतलब मैच्योरेशन के बाद एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा और ये जब जमीन पर गिरेंगे और इनको सही परिस्थितियां मिलेंगी, मतलब मॉइस्चर है या वाटर है या जो फूड सब्सटेंस है जो वो दूसरे जीवों से ग्रहण कर सकते हैं, तब ये एक नए जीव के तौर पर आगे विकसित हो सकते हैं। इसके बाद एक और उदाहरण है जैसे पेनिसिलियम आप देख रहे हैं, ये पेनिसिलियम की स्ट्रक्चर बनी है। ये क्राइसोगेनम यहाँ पर देख रहे हैं, इन सभी में कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है जो यहाँ पर बीजाणु का कार्य करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें खंडन के बारे में तो ये हमारी अगली मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो खंडन का मतलब क्या होता है कि जो जीव शरीर है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी के कई सारे पार्ट्स हो जाते हैं, अपने बॉडी को कई सारे हिस्सों में डिवाइड करता है और इनके पास पावर है कि ये हर एक पार्ट से एक नए जीव का फॉर्मेशन कर सकें। ठीक है, इसके अलावा एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में बस थोड़ा सा अंतर है। रीजनरेशन मतलब जैसे कि हमें कहीं चोट लगती है तो वो
फिर से फॉर्म हो जाती है। जैसे कोई स्किन निकल गई किसी पार्ट की, तो वो थोड़ी दिन बाद डेवलप होके वहां पर फिर से डेवलप हो जाएगी। वो क्या है, रीजनरेशन है, मतलब पुनर्निर्माण हुआ है। लेकिन फ्रेगमेंटेशन थोड़ा सा अलग टर्म है। जैसे अगर फ्रेगमेंटेशन की बात करें, अगर हम अपना हाथ काट दें तो ये फिर से डेवलप नहीं होगा। तो हमारे पास थोड़ी सी रीजनरेशन की पावर है, मतलब, लेकिन उतनी ज़्यादा पावर हमारे पास नहीं है। लेकिन इनके पास बहुत ज़्यादा पावर है कुछ ऑर्गेनिजम्स, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है, कि अगर इनके बॉडी को कई सारे हिस्सों में डिवाइड भी कर दिया जाए तो ये हर एक पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकते हैं या अपना पूरा का पूरा ऑर्गन वापस पा सकते हैं। जैसे आपने कभी छिपकली को देखा होगा जिसकी पूंछ एकदम से अलग हो जाती है एनवायरमेंटल स्टिमुलस के रिएक्शन में। कोई भी खतरा उसे महसूस होता है तो वो अपनी पूंछ को अलग कर देती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो पूंछ फिर से उसमें डेवलप हो जाती है। तो इसके अलावा जैसे हम खंडन की बात करें, इसके उदाहरण कहाँ पर आएंगे, हाइड्रा है, प्लेनेरिया, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ब्रायोफाइट्स, ये सारे एग्जाम्पल आएंगे। इसके अलावा स्टारफिश भी यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। हाइड्रा के बारे में अभी हम एक चीज और देख चुके हैं कि हाइड्रा में बडिंग के थ्रू क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे अभी हमने बात की थी स्टारफिश के बारे में। स्टारफिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है। अगर इसके बॉडी के 2 पार्ट मान लो अगर ये हो जाएं, तो ये आगे चलकर अपना खोया हुआ पार्ट फिर से पा सकती है और एक नए जीव को निर्मित कर सकती है। उसी तरह से ये प्लेनेरिया का एग्जाम्पल है। प्लेनेरिया जो कि प्लेटीहेलमिन्थिस से बिलोंग करता है। प्लेनेरिया में अगर हम इसके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया तो हर एक पार्ट आगे चलकर क्या करेगा, एक नए जीव के तौर पर विकसित हो जाएगा। इसके बाद जैसे अगर हम बात करें हाइड्रा के बारे में, हाइड्रा में रीजनरेशन, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमने ऐसे भी बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड कर दिया और इसने हर एक हिस्से से एक नए जीव का निर्माण किया है। तो कुछ ऐसे जीव हैं जिनके पास रीजनरेशन की बहुत पावर होती है, इमेंस पावर ऑफ रीजनरेशन। इसके एग्जांपल जैसे कौन से हैं, हाइड्रा है या स्टारफिश है या प्लेनेरिया है, तो इस तरह के ये उदाहरण हैं, ठीक है। इनके पास फायदा ये है कि ये अपने मतलब छोटे से पार्ट से भी एक नया जीव निर्मित कर सकते हैं या अपने खोए हुए पार्ट को बहुत आसानी से गेन कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कायिक प्रवर्धन के बारे में, कायिक प्रवर्धन जो कि हमारा अगला पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, मेनली अभी हमने उसके बारे में बात की थी कि जब प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब हम इसे क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। पादपों में अलैंगिक प्रजनन को कायिक प्रवर्धन के तौर पर भी जाना जाता है। अब अगर हम देखें प्लांट्स के अलग अलग पार्ट होते हैं, नीचे की तरफ आप देखें तो जड़ें हैं, ऊपर की तरफ ये तना होता है और ऊपर की तरफ बहुत सारी पत्तियां होती हैं जो इसका मुख्य भाग बनाती हैं। तो इनके तीनों जो पार्ट हैं, एक है जड़ जिसे हम क्या कहते हैं, रूट, फिर इसके बाद तना है और इसके बाद ये ऊपर की तरफ पत्तियां होती हैं। तीनों भाग नए जीव को निर्मित करने की क्षमता रखते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही प्लांट के तीनों भाग, कुछ प्लांट्स हैं जिनमें जड़ें ये काम कर सकती हैं, कुछ प्लांट्स हैं जिनमें स्टेम या तना ये काम कर सकता है और कुछ प्लांट्स हैं जिनमें पत्तियां ये काम कर सकती हैं। और ये सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जब हम प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन की बात करते हैं तो ये होता है पुष्प के द्वारा या फ्लावर के द्वारा, ठीक है। तो अब इसमें अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि जो अलग अलग भाग हैं, 3 अलग अलग भाग आप देख रहे हैं, इसके आधार पर कायिक प्रवर्धन 3 तरह से होता है। यहाँ पे एक और चौथा टाइप है जो बेसिकली प्लांट्स में नहीं होता है लेकिन कुछ प्लांट्स में ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहला जो है जड़। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी जड़ें एक नए जीव को जन्म देने की पूरी क्षमता रखती हैं। जैसे कि हम बात करें, ये मांसल संरचनाएं होती हैं अपने आप में, क्योंकि ये खाद्य पदार्थों का संग्रहण करती हैं। जैसे आप देखते हैं गाजर है, मूली है, शकरकंद है, ये इनकी अगर आप जड़ें देखेंगे तो ये कैसे हैं, मतलब फूली हुई संरचनाएं होती हैं और इनके पास रूट हेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ रूट हेयर्स, बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं। अगर आप इनके लिए जमीन में लगा दें तो ये एक नए प्लांट के तौर पर डेवलप हो सकती हैं बहुत इजीली, ठीक है। ये जड़ों के रूपांतर हैं। जैसे गाजर की आप बात करें, ये सारे क्या है, शकरकंद है, सतावर जैसे एस्पेरेगस कहते हैं, एक आयुर्वेदिक पौधा है, मेडिसिनल वैल्यू है जिस प्लांट की।
मूली है जिसे रेडिश कहा जाता है, तो ये सारे जड़ों के रूपांतर हैं और ये आगे चलकर एक नए पौधे को जन्म दे सकते हैं अगर इनको सही परिस्थितियों में जमीन के अंदर रोपित किया जाए तो। इसके बाद अगर हम बात करें तने के बारे में, तना जिसे स्टेम कहते हैं, जो वायवीय भाग होता है प्लांट का, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ये किसी भी पौधे का वायवीय भाग बनाए, भूमिगत तने भी होते हैं। तो तने की खासियत क्या है कि अगर उसके पास पर्व और पर्व संधियां हैं, मतलब नोड और इंटर नोड है, तब हम उसे क्या कहेंगे, तना कहेंगे, चाहे फिर वो वायवीय हो या वो भूमिगत हो। तो जैसे अगर हम देखते हैं आलू, देखते हैं अदरक, प्याज या अरबी, ये सारे क्या है, तने के उदाहरण हैं। अलग अलग तरह की यहाँ पर इनमें स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं जिसके बेसिस पर एक नया प्लांट ये बना सकते हैं। अगर आप प्याज को देखें तो नीचे की तरफ उसमें एक बल्ब पाया जाता है, जो मतलब गोल्डन कलर की जो स्ट्रक्चर आप देखते हो सबसे टॉप पर, वो क्या होते हैं, बल्ब होती है, जो तने का काम करती है और अगर उसे जमीन में लगा दिया जाए तो वो एक नए प्लांट को जन्म दे सकती हैं। आलू के ऊपर जैसे आप जिसके आलू की आंखें कहते हैं जिन्हें आप, तो एक आलू जिसके पास वो अक्षीय कलिकाएं हैं या वो आइज हैं, उनको आप जमीन में लगा दोगे तो एक नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह से अदरक जिसकी स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, प्रकंद, और अरबी, इनको अगर जमीन में लगा दिया जाए तो ये एक नए पौधे के तौर पर पूरी तरह विकसित हो सकते हैं। अब यहाँ पर किसी भी तरह की लैंगिक संरचनाएं इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। फिर इसके बाद पत्तियां, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जहां पर पत्तियां ये काम कर सकती हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल के बारे में अभी हम बात करेंगे डायग्राम के थ्रू। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जहां पर पत्तियां ये काम कर सकती हैं, तो पत्तियों पर छोटी छोटी सी संरचनाएं विकसित होती हैं और अगर वो पत्ती जमीन पर गिर जाए तो वो पत्ती क्या कर सकती है, एक नया प्लांट बना सकती है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है जिसे हम कहते हैं ब्रायोफिल्म या जिसे पत्थर चटा भी बोला जाता है। तो इसकी पत्तियों पर छोटी छोटी सी कलिकाएं किनारे किनारे पर विकसित होती हैं और ये जमीन पर गिर जाती है पूरी पत्ती और क्या करती है, एक नए पौधे का निर्माण करती है। फिर इसके बाद होता है पत्रकंद। अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर सभी के सभी डायग्राम बने हुए हैं आपके सामने, अब यहाँ पर आप इजीली इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले जैसे हम बात करें जड़ के बारे में, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गाजर का चित्र है, यहाँ पर नीचे की तरफ ये रूट हेयर्स हैं और ये मांसल संरचना है गाजर की। इसे अगर जमीन में लगा दिया जाए तो ये एक नए प्लांट के तौर पर डेवलप हो जाएगी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तने के बारे में, तो ये एक उदाहरण है जहाँ पर आप देख रहे हैं संरचनाएं यहाँ से विकसित हो रही हैं और अगर इसे हम जमीन में लगा दें तो यहाँ से नया प्लांट डेवलप हो सकता है। उसी तरह से जो हम ब्रायोफिल्म के बारे में बात कर रहे थे, ये उसकी पत्ती है जहां पर लीफ बड डेवलप हो रही हैं उसके किनारे किनारे पर और ये आगे चलकर नए जीव को जन्म देने में पूरी तरह सक्षम है। अब जो चौथी स्ट्रक्चर आई थी हमारे सामने जिसे हमने कहा था पत्रकंद या बुलबिल्स, तो सभी प्लांट्स में ये उपस्थित नहीं होती है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहां पर ये पाई जा सकती है। तो पत्तियों के जो अक्ष होती है वहां पर फूली हुई संरचनाएं होती हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पत्तियां हैं चारों तरफ और यहाँ पर इनकी अक्ष में फूली हुई संरचनाएं हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, बुलबिल्स कहते हैं। इनके पास पूरी वो इंफॉर्मेशन है जिससे ये एक नए पौधे को जन्म दे सकते हैं। तो इसके उदाहरण की जैसे अगर हम बात करें, अलोए है इसका एग्जाम्पल, या इसका एक और एग्जाम्पल है जिसे कहते हैं अगेव, ठीक है। तो ये सारे इनके उदाहरण हैं। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट्स के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने का काम करते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें अलैंगिक प्रजनन के बारे में कि अलैंगिक प्रजनन की क्या लाभ हैं या क्या हानियां हो सकती हैं, तो सबसे पहले लाभ के बारे में बात करें, जो सबसे बड़ा लाभ है वो तो ये कि सिर्फ सिंगल पेरेंट है, इसे कभी दूसरे पेरेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब इसका अस्तित्व इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। जब तक सिर्फ एक पेरेंट ही है तो ये एक नए जीव को निर्मित कर सकता है। उसके उलट अगर आप देखें, जैसे ह्यूमन में हम बात करें, अगर फीमेल नहीं होगी तो मेल अकेला रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा और अगर मेल नहीं होगा तो फीमेल अकेली रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। तो ऐसी स्पीसीज का संकट, जैसे हम कुछ बहुत दुर्लभ जीव देखते हैं जहां पर सिर्फ या तो नर बचा हुआ है या सिर्फ मादा बची हुई है, तो अब उनकी स्पीसीज को कैसे बचा के रखा जा सके,
तो वहां पर ये दिक्कत सामने आती है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई समस्या नहीं है। इसके बाद सरल प्रकार का कोशिका विभाजन, असूत्री कोशिका विभाजन होता है, या अधिक से अधिक आगे पहुंचेगा तो ये समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। यहाँ पर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कभी भी नहीं होता है। अधिक संख्या में जीव निर्माण होते हैं। क्या है कि सबसे सरल और सबसे कम समय लेने वाली ये मेथड है, इसलिए बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जीव का निर्माण हो सकता है। अगर जैसे अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो लगभग 24 घंटे अगर एक कोशिका विभाजित होने में लेती है, तो ये 1 से 2 घंटे में एक कोशिका को 2 कोशिका में निर्मित कर सकती है। आगे वो 2 चलकर और ज़्यादा जीवों को निर्मित कर सकती है। तो इस तरह से कम समय में अधिक जीव संख्या इनकी निर्मित हो सकती है, इनकी पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ती है। इसीलिए हम देखते हैं कि कहीं भी जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, कोई भी फंजाई की ग्रोथ है, इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, क्योंकि ये कोशिका विभाजन बहुत जल्दी करते हैं और बहुत जल्दी अपनी जनसंख्या में विस्तार करते हैं। फिर इसके बाद लैंगिक जनन से तीव्र, सीधी सी बात है, क्योंकि लैंगिक जनन एक थोड़ी मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि वहां पर कोशिका विभाजन भी थोड़ा एडवांस्ड टाइप का है, वहां पर गैमीट फॉर्मेशन होंगे, तो वो सारी चीजों की वजह से लैंगिक जनन थोड़ी सी स्लो प्रोसेस है, और इसके कंपैरिजन में अलैंगिक प्रजनन बहुत तेजी से होता है। अगर लेकिन हम हानियों की बात करें तो क्या है कि जैसे हमने अभी बात की थी कि सिर्फ एक ही जनक है, इसमें 2 पेरेंट्स के कैरेक्टर नहीं है, तो कैरेक्टर आपके पास सिर्फ सेम है, वही आगे बढ़ते जा रहे हैं हमेशा, उनमें कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन वातावरण हर दिन हर समय बदल रहा है। उस बदलते वातावरण में आप अपने आप को कैसे फिट करेंगे, मतलब अनुकूलन कैसे करेंगे, जब तक आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस नहीं आएंगे, बदलाव नहीं आएंगे, तो ये वातावरणीय अनुकूलन करने में असक्षम होते हैं, या जो वातावरण के परिवर्तन है उनको झेलने में असक्षम है। आनुवांशिक बदलाव नहीं होता है, इसीलिए तो हम इन्हें क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, क्योंकि इनके जो पेरेंट्स की जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इसी को ये कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हानियां हैं इनके बारे में, जिसके कारण मतलब अलैंगिक प्रजनन के फायदे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हानियां इस तरह से हैं कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन नहीं होगा आगे चलकर, किसी भी तरह का आप चेंज नहीं देख पा रहे हैं, किसी भी तरह की वेरिएशन नहीं आ रही है, कोई विभिन्नताएं नहीं आ रही हैं, आनुवांशिक विभिन्नताएं जो कि जैव विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं या उत्तरदायी हैं। तो अलैंगिक प्रजनन की वजह से जो एक मतलब इस धरती का मुख्य उद्देश्य मतलब जैव विकास, वो नहीं हो पाएगा। इसके उलट अगर आप देखें, लैंगिक प्रजनन में विभिन्नताएं बहुत सारी आती हैं, और जिसकी वजह से जीवों में विकास होता है और कई सारी प्रजातियां विकसित होती हैं।